हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामवती एक रोज अपनी बहू सुनीता से कहती है, बहू, जब भी तू खाना बनाती है तो अपने पापा जी के लिए पहले खाना निकाल दिया कर। वो घर के बड़े हैं। जी माँ, लेकिन उनके लिए पहले खाना क्यों निकाल दूं? बाद में भी तो वही खाना होगा ना, कोई बदल थोड़ी ना जाएगा खाना। बहू, तू जानती नहीं अपने ससुर को, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं। उनसे कोई उल्टा बोले तो घर में मारपीट करने लगते हैं। इस बात से तो सुनीता वाकिफ हो जाती है कि उसका ससुर बहुत गुस्से वाला है, जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता, और किसी ने कुछ बोला तो वो उसके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। एक रोज रामवती की खास दोस्त और पड़ोसन कांता रामवती से आकर कहती है, सुन रामवती, आज मैंने जो अपनी आँखों से देखा है उस पर विश्वास करना तो नामुमकिन है, लेकिन वो सच है। बोलना, ऐसी क्या बात है? आज मैंने भैया को देखा। एक 15 साल का लड़का मार्केट में उनको पापा पापा कह रहा था, और भैया भी उसे कह रहे थे कि बेटा जिद नहीं करते, शायद कुछ दिला रहे थे। कांता, मुझे पता है तू मेरी कितनी अच्छी और पुरानी सहेली है, लेकिन मेरे पति के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम ना लगा। वो थोड़े गुस्से वाले हैं, पर ऐसे कभी नहीं करते वो। तुम मुझ पर विश्वास कर, उनके साथ एक औरत भी थी जो जवान और सुंदर भी थी। तू ये कहना चाह रही है कि मेरे मर्द का कहीं और चक्कर चल रहा है? मैं सिर्फ बता रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। वो ऐसे है ही नहीं। कांता की ये बात महेश भी सुन लेता है, लेकिन रामवती की हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने पति महेश से ये पूछ सके। आखिर कांता ने जिस बच्चे और औरत को महेश के साथ देखा वो कौन थे? देर रात सबके सो जाने के बाद महेश जैसे ही बिस्तर से उठता है, वैसे ही रामवती की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि उसका पति तो घर का गेट खोल कांता के घर गया है, और वो कांता के घर में जाकर कांता और उसके पति से कहता है, सुन कमलेश, अपनी पत्नी को ना संभाल कर रख। बेशक वो रामवती की दोस्त है, लेकिन घर में झूठी बातें फैलाना अच्छी बात नहीं। मुझे सिर्फ शांति चाहिए अपने घर में। कल अपनी बीवी को बोल दियो रामवती को कह के आई कि उसने जो देखा वो मजाक था। मैं तो एक औरत को बस लिफ्ट ही दे रहा था। जी मालिक, मैं इसका आपके घर आना जाना ही बंद करवा देता हूँ। जैसा सही लगे वैसो कर, लेकिन ये सब मैं नहीं सुनूंगा। और ये बात खिड़की के जरिए बाहर से रामवती सुन लेती है, और उस वक्त तो वो वापस आकर सो जाती है, लेकिन सोते हुए वो सोच रही थी, हो ना हो कांता सही कह रही थी, लेकिन ये ऐसा कर सकते हैं क्या? या फिर कांता की नजरों का धोखा हुआ हो? अगले दिन सुबह रामवती जैसे ही महेश के लिए खाना लाकर रखती है, वैसे ही कांता आती है और रामवती से कहती है, रामवती, मुझे लगता है मैंने गलती से देख लिया था ये सब। क्या सब देख लिया? वो हमारी बातें हैं, ऐसे ही कुछ। बस रामवती यही कहने आई थी। ये बोलकर कांता जाने को होती है कि तभी एक 15 साल का बच्चा लिए एक सुंदर सी औरत की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं रामवती की सौतन और महेश की दूसरी पत्नी थी, जिसे देखकर सुनीता कहती है, अरे अरे आंटी जी, कहाँ घुसी चली आ रही हैं आप घर में? ये तो वही है जिसे मैंने कल देखा था। बैग और बच्चे के साथ आते ही खाने की टेबल पर बैठी हुई रामवती को देखकर मेनका उससे कहती है, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी सौतन, रिश्ते में पर हम बहनों की तरह रह सकते हैं। ये सुनकर महेश हंसने लगता है कि तभी मेनका कहती है, अरे अरे, आप तो इंट्रोडक्शन भी नहीं दे रहे, आपको तो खांसी आ रही है। अरे कौन हो तुम? मैं आपकी वैलिड वाइफ और ये आपका बच्चा। जी, ये क्या कह रही है? आपने इससे शादी की है? मैंने कहा था ना तुझसे, भैया को देखा था एक औरत और बच्चे के साथ। पापा जी, आपने इस उम्र में शादी की है, जब आपके नाते पोते बड़े हो रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मैं इसे नहीं जानता, बस बाहर कर इसे। इतनी भी क्या जल्दी है? ये है हमारी शादी का प्रूफ, जो हमने 7 फोटोज ली, और ये कोर्ट मैरिज का कागज। और अगर इस पर भी किसी को विश्वास नहीं तो इस बच्चे का डीएनए करा लो। अब आप बताइए कि ये सच है या नहीं? मैंने ना इससे मजबूरी में शादी की थी। और मुझसे कौन सी मजबूरी में शादी की फिर? इस बात को लेकर घर में मानो एक तूफान ने दस्तक दी हो। अगले ही दिन से सुनीता पर दोनों सासें अपने अपने काम को लेकर हुक्म जमाने लगती है, जिसमें रामवती जैसे ही सुनीता को चाय बनाने के लिए बोलकर जाती है, वैसे ही मेनका आती है और सुनीता से कहती है, बहू, मेरे लिए और घर वालों के लिए कॉफी बना दे। पर माँ जी ने कहा है कि सबके लिए चाय बना दूं। पर अब मैंने तुझे कहा ना, सबके लिए कॉफी ही बनेगी। रामवती सुनीता को चाय बनाने को बोलकर जाती है, लेकिन सुनीता कॉफी बना देती है, और जब सबको कॉफी मिलती है तो चाय पीने वाले सुनीता को सुनाने लगते हैं। लेकिन सुनीता भी क्या कर सकती थी, वो तो इस सौतन की लड़ाई में फंस चुकी थी।
एक रोज जैसे ही सुनीता रामवती के कपड़े धोकर निकलती है, वैसे ही मेनका अपने बहुत सारे कपड़े लाकर सुनीता को देकर कहती है, बहू इसे भी धोना है। क्यों माँ जी, मैं कोई कपड़े नहीं धोने वाली। क्यों नहीं धोएगी जबकि तू कपड़े ही धो रही है? क्योंकि वो मेरे कपड़े हैं, इसलिए वो तेरे कपड़े नहीं धोएगी। क्योंकि मेरा काम हो गया है। अब रोज रोज दो सास के ताने और उनका काम कर कर के बेचारी सुनीता का बुरा हाल हो जाता है। वो पूरे पूरे दिन काम ही करती रह जाती है। ऐसे ही एक रोज कांता के साथ बैठकर बातें कर रही सुनीता कांता से कहती है, कांता आंटी, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ अपनी दोनों सास से और उनके काम करके। अब आप ही बताओ, मैं तो फंस के रह गई हूँ इस बीच। मैं भी तो बहुत परेशान हूँ अपनी प्यारी सहेली रामवती को ऐसे देखकर। हमें ही इसके बारे में पता लगाना होगा, क्या कैसे है। अगले दिन कांता रामवती के घर आती है और सुनीता से कहती है, बहू सुन, सब्जी लेने चलेगी? तूने कहा था साथ चलना, इसलिए बुलाने आई हूँ। सब्जी लेने के बहाने कांता के साथ सुनीता मेनका का पता लगाने निकल पड़ती है, जहां वो दोनों मेनका के आईडी प्रूफ के जरिए मेनका के मोहल्ले तक पहुंचते हैं। वो लोगों को ब्लैकमेल भी करती थी और जब सुनीता और कांता मेनका के एड्रेस पर पहुंचती हैं, तो उन्हें मेनका का एक अलग रूप देखने को मिलता है, जहां जाकर पता चलता है कि मेनका पैसे वाले लोगों को फंसाकर उनके पैसे हड़पने के लिए अब तक कई शादी कर चुकी थी। हालांकि ये पता करके कांता और सुनीता घर आ जाते हैं। अगली सुबह सुनीता के घर पुलिस आती है और वो सुनीता से कुछ बात कर रही होती है और तभी पुलिस को देखकर मेनका भागने लगती है कि वो गिर जाती है। लिए पकड़ी गई थी। जी मुझे नहीं तो ऐसा भी हुआ है, मुझे तो याद नहीं, पर आप बहुत फनी हो। और हम आपको एक बार फिर फ्रॉड करने और ब्लैकमेलिंग करने के जुर्म में अंदर करते हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, बल्कि इसने ही मुझसे शादी की है। नहीं सर, इसने मुझे ब्लैकमेल किया, पर मैं सच नहीं बोल पाया, तब ये मेरे घर आ गई। ऐसे सुनीता और कांता की होशियारी की वजह से सुनीता अपनी एक सास से तो छुटकारा पा लेती है और दूसरी सास तो पहले से ही शरीफ थी। वो तो अपनी सोतन को देखकर रंग बदल रही थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद महेश भी सुधर जाता है और वो अपनी बहू सुनीता का शुक्रगुजार होता है और उसे अपनी इस गलती का एहसास होता है कि वो मेनका की बातों और खूबसूरती में आ गया था, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को उसके साथ इस मुसीबत से गुजरना पड़ा। किरण अपने पति विनोद को कोनी मारकर उससे बोलती है, इस महीने की सैलरी कहाँ है? जब मिल जाएगी तब आ जाएगी तुम्हारे हाथों में। कब? अगर मैं ना मांगू तो आप तो कभी मुझे दोगे ही नहीं। जान हो जाता है, अब सैलरी ही तो है, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। मिलने से पहले ही उड़ाने पर मैडम का ध्यान रहता है। सोच क्या रहे हो? यही कि तुम कितनी अच्छी हो। विनोद की ये बात सुनकर किरण खुश हो जाती है, जिसके बाद वो जाकर डिनर बनाने लगती है। उसको इतना लेट खाना बनाते हुए देखकर विनोद डरते हुए उसे हक कर लेता है और फिर कहता है, मेरी जान ने अब तक अपने पति के लिए खाना नहीं बनाया क्या? दूर हटिए मुझसे, पहले मुझे खाना बनाने दीजिए, क्योंकि आपको तो शर्म आएगी नहीं कि कभी कभी अपनी बीवी को मैं बाहर भी खाना खाने ले जाया करूं। अब तो सैलरी मिलते ही चलेंगे। रहने दीजिए, आप हर बार यही बोलते हो। अरे जान, इस बार पक्का है, मुझे अपनी बीवी को नाराज कर अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करनी है। सच कह रहे हो ना आप? एकदम सच जान। इतना बोलकर विनोद भी किरण की खाना बनवाने में मदद करता है और साथ ही उसे मना भी लेता है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ डिनर करके सो जाते हैं और अगले दिन विनोद अपने ऑफिस जाता है और रात को ऑफिस से घर आ जाता है। घर के गेट पर आते ही उसको याद आता है कि उसने किरण से बोला था कि जैसे ही उसकी सैलरी आएगी वो उसको अपने साथ बाहर डिनर कराने के लिए ले जाएगा। ये सोचते ही वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और अपनी सैलरी को देखकर खुद से बोलता है, बेटा विनोद, आज तो तू गया, आज तो तेरी बीवी कोहनी मार मार के तेरी चटनी बनाएगी। भगवान बचा लो मुझे। इतना बोलकर वो डोरबेल बजाता है और अच्छे से तैयार होकर किरण दरवाजा खोलते ही विनोद से कहती है, मिल गई सैलरी? हाँ मिल गई सैलरी और मुझे बताया भी नहीं, और ना ही मुझे कहीं बाहर लेकर गए। अपने दोस्तों के साथ पार्टी और मटर गश्ती करने में आपको फुर्सत ही नहीं थी कि मुझे तो भूल ही गए आप, है ना? आज तो आपकी मैं अच्छे से खबर लेने वाली हूँ, अगर आज आप मुझे बाहर नहीं लेके गए तो। इतना बोलकर
वो विनोद की टाई खींचते हुए उसे अंदर लाकर कोनी ही कोनी मारती है और फिर कहती है, भूल कर भी आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? बताओ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने ही घर में नौकरानी हूँ जो आपके कहने के इशारे पर चलूं? जान, जो कहना है मुंह से कह दो ना, हाथ पैर चलाकर बात करनी जरूरी है क्या? अरे कोनी मार मार के गड्ढे कर दिए तुमने मेरे बदन में। अच्छा फिर ठीक है, कर देती हूँ, मुझे देख नहीं रहे हैं। ये सब बोलकर किरण कभी उसके कंधे पर कोनी मारती तो कभी उसकी पीठ पर। अपनी बीवी की कोनियां खा खा कर उसके मुंह से बहुत ही तेज दर्द से आवाज निकलती है। मुझे छोड़ दो मेरी माँ, अब ये ऐसी गलती से भी नहीं होगी। अपने पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर किरण दरवाजा खोलती है और उससे बोलती है, जी क्या हो गया? किसे बोल रहे हैं? घर के बाहर खड़े होकर छोड़ दो। और ये इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, बाहर से आया हूँ ना, बस इसलिए। ये सब बोलकर वो अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपनी माँ दिव्या को देखकर उनसे कहता है, माँ आप कब आई? मुझे बोल दिया होता, मैं आपको लेने आ जाता। याद तो तुझे आती नहीं कभी अपनी माँ की। बड़ा आया बोल रहा है लेने आ जाता। इतने दिनों से गांव में थी, कभी फोन करके पूछा या बोला माँ आ जाओ? आजकल के बच्चे इतने बिजी रहते हैं कि माँ बाप का तो ख्याल ही नहीं रहता। हरिओम हरिओम। माँ क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। किरण से पूछ लो। बहू से क्या पूछना, बहू तो खुद भोली है, एकदम गाय की तरह। भोली? अरे ये तो बस मुझे ही पता है कि ये कितनी भोली है। चलिए माँ जी खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, क्योंकि इनके बस की तो है नहीं कुछ करना, मैं ही कर देती हूँ। ये सब बोलकर सभी एक दूसरे के साथ खाना खाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद विनोद अपने कमरे में जाकर लैपटॉप में बैठकर कुछ काम करने लगता है। तभी किरण उसका लैपटॉप बंद करके उसे कोनी मारती है, जिस पर विनोद उससे बोलता है, यार क्या कर रही हो? मैं काम कर रहा हूँ और तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बार बार जो कोनी मार रही हो। आज तो आप माँ जी की वजह से बच गए, वरना आज मैंने आपकी हड्डी पस्ती एक कर दी होती तोड़ तोड़ के। हाँ वो माँ आ गई ना, तो उनके आने की खुशी में भूल गया तुम्हें बताना कि मुझे सैलरी मिल गई, और मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था कि तैयार हो जाओ, हम बाहर चल रहे हैं, पर ऐन मौके पर फोन बंद ही हो गया। इस सब के बाद वो एक बार फिर से अपने काम में लग जाता है, जिस पर किरण उससे कहती है, कोई बात नहीं, आप कल छुट्टी ले लेना, हम कहीं घूमने चलेंगे। पर जान, अभी तो कुछ ही दिन पहले मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी ना, और अब फिर से? अरे अब की बार छुट्टी ली तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं तो मतलब जा रहे हैं। कल आप ऑफिस से छुट्टी लेंगे। मुझे नहीं पता कि माँ जी गाँव से आई है या नहीं, उनको बोलो कि मुझे ऑफिस का कोई जरूरी काम है तो मुझे जाना है। जान समझो ना, हम फिर कभी चल लेंगे, जब माँ नहीं होगी तब, सिर्फ मैं और तुम। विनोद किरण को समझाकर किसी तरह से सो जाता है और अगली सुबह विनोद काम पर जाने लगता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, ये नहीं कि माँ इतने दिनों बाद आई है तो माँ को कहीं बाहर लेके जा सके। अपनी माँ की ये बात सुनकर विनोद का मुंह बंद हो जाता है और साथ ही किरण उसे कोनी मारकर मना करने के लिए बोलती है, जिस पर विनोद अपनी माँ से कहता है, पर माँ अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक दिन के लिए अपनी माँ के लिए ऑफिस से छुट्टी नहीं कर सकता क्या? ला दे अपने बॉस का नंबर, मैं बात करती हूँ तेरे बॉस से। कोई बात नहीं माँ, मैं खुद ही बात कर लूँगा, आप तैयार हो जाओ। चल ठीक है, अब तो इतना जिद कर ही रहा है तो मैं अभी तैयार होकर आ जाती हूँ। और हाँ बहू, मेरे बेटे को अब कोनी मारना बंद कर और कुछ बना ले, बाहर घूमने भी तो जाना है। माँ जी हम बाहर जा रहे हैं तो घर से कुछ क्यों बना कर लेके जाना है, बाहर से ही खा लेंगे। बहू क्या है ना, बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता। विनोद बेटा अब तू ही बता ना कुछ बहू को। हाँ किरण, माँ सही बोल रही हैं, बना लो कुछ। इतना बोलकर दिव्या तैयार होने के लिए चली जाती है और किरण गुस्से में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। उसके गुस्से को देखकर विनोद उसे मनाने जाता है, पर किरण उसके पेट में गुस्सा मारकर उससे कहती है, जब मैंने कहा था छुट्टी ले लो तब तो तुम्हें बड़े जरूरी काम याद आ रहे थे, और अब क्या हो गया? किरण अपना गुस्सा उस पर निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर दिव्या आ जाती है और उसे विनोद को कोहनी मारते हुए देख लेती है। साथ ही बहुत खरी खोटी भी सुनाती है, जिसे सुनकर किरण का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ही देर के बाद खाना बनकर तैयार होता है
और किरण भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। पूरा दिन घूमने के बाद वो तीनों बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और जब घर वापस लौटते हैं तो दिव्या उससे कहती है, बहू बहुत भूख लग रही है, तू जाकर खाना बना ले और हाँ, खाना मेरे रूम में ही लेकर आ जाना। अपनी सास की बातें सुनकर किरण एक बार फिर से गुस्से में खाना बनाने लगती है और दिव्या को उसके रूम में खाना देकर आती है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर विनोद को कोनी मारना शुरू कर देती है, जिससे गलती से एक कोनी विनोद के नाक पर लग जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। इतने में वहाँ पर दिव्या आ जाती है और विनोद की हालत देखकर किरण से कहती है, अरे सत्यानाश और पापन, तूने ही मारी ना मेरे बेटे के कोनी, तभी उसके नाक से इतना खून आ रहा है। अरे करमजली, तेरे हाथ है या पंखे की पंखुड़ी जो चलते ही रहते हैं। भगवान करे तेरे हाथ ही टूट जाए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती से लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, सच में। अरे तू अपना सॉरी अपने पास ही रख, कमबख्त। चल बेटा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी लगी है सच में। आप किरण को मत डांटो, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आपकी तरह वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेंगी। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दिव्या भी अपने गांव चली जाती है और फिर सिर्फ और सिर्फ वो दोनों पति पत्नी ही घर में रह जाते हैं और इसी तरह लड़ते झगड़ते वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।